नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। तो हम क्लास 7 का चैप्टर नंबर 5 कर रहे हैं जो कि हिस्ट्री का है और इसके 2 पार्ट ऑलरेडी हम कर चुके हैं। यहाँ से शुरू हुआ था मैं ना, द राइज ऑफ एम्पायर्स। इसमें हम क्या क्या पढ़ चुके हैं, ये सब पढ़ चुके हैं हम। इतिहास नाम के डिवाइस से हम भावेश और ध्रुव के साथ आए थे ना। एम्पायर क्या होता है ये हम पढ़ चुके हैं। एक राजा को क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज निभानी होती है ये हम पढ़ चुके हैं इसमें, है ना। और ट्रेड कैसा था, ट्रेड रूट्स कैसे, कौन कौन से जो हैं वो हम यूज करते थे उस टाइम पे, गिल्ड्स क्या हैं ये हम सब पढ़ चुके हैं। उसके बाद हमने क्या पढ़ा था, उसके बाद हमने द राइज ऑफ मगध पढ़ा था, फर्स्ट एवर एम्पायर इन द इंडियन हिस्ट्री आप बोल सकते हो। इससे पहले क्या था, 16 महाजनपदास थे, है ना। आपने देखा था ना, आईवीसी थी, आईवीसी के बाद आपके जो है जनपदाज आए थे, जनपदाज मिलके महाजनपदाज मिल गए थे। उसके बाद ये बहुत सारे महाजनपदाज को जो है एक ही राजा ने अपने अंडर में ले लिया था और जिससे कि जो है एक एम्पायर बन गया था। ठीक है, बहुत सारे महाजनपद, छोटे छोटे जो किंगडम्स है उनको मिला के एक एम्पायर बन गया था और वो फर्स्ट एवर एम्पायर हमारा मगध था। ठीक है, ये हम पढ़ चुके हैं। और ये काम किसने किया था, अजात शत्रु ने किया था। ठीक है, चलो उसके बाद हमने क्या देखा था, उसके बाद हमने पनीनी के बारे में पढ़ा था, है ना। संस्कृत ग्रामर इसने लिखी थी। उसके अलावा हमने अराइवल ऑफ ग्रीक्स देखा था, अलेक्जेंडर यहाँ तक आया था। और यहाँ पे झेलम नदी पे जो है हिडेस्पस भी बोलते हैं, है ना। झेलम नदी का ही दूसरा नाम जो है हिडेस्पस है। ग्रीक लोग इसको हिडेस्पस बोलते हैं ना। हमने देखा था कि पोरस नाम का एक राजा था, उसकी लड़ाई हुई थी यहाँ पे और अलेक्जेंडर से हार गया था हालांकि वो, लेकिन अलेक्जेंडर उससे बहुत इम्प्रेस्ड था। ये सब हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो आज हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे, आज हम स्टार्ट करेंगे द माइटी मौर्यास से। ठीक है, मौर्यास के बारे में हमें पढ़ना है अब। चलो स्टार्ट करते हैं। द माइटी मौर्यास। तो अराउंड 321 BC, 321 BC के अराउंड जो है, जब अलेक्जेंडर ने जो है इंडिया को छोड़ दिया था, वो यहाँ पे इंडिया, झेलम नदी हमारे यहीं पे है ना, अभी हमारे यहीं पे है झेलम नदी, है ना। ये इंडिया है, यहाँ से झेलम नदी पास होके जाते हैं ना। तो ये हम इंडिया में कंसीडर, ये हमारा आज का इंडिया है। तो जब यहाँ तक वो आ गया था झेलम नदी के किनारे पे, पोरस वर्सेस कौन हुआ था, अलेक्जेंडर, है ना। अलेक्जेंडर और पोरस के बीच में लड़ाइयाँ हुई थी। फिर वो यहाँ से लौट गया था। वो तो चाह रहा था कि उसकी आर्मी जो है और गंगा के यहाँ तक आए, लेकिन उसकी आर्मी ने मना कर दिया था क्योंकि वो बहुत ज्यादा वुंडेड थे और होम सिक थे। तो वो बोले हम नहीं लड़ रहे भैया आगे। तो उन्होंने जो है, अलेक्जेंडर भी वुंडेड हो गया था, है ना। तो वो भी होम सिकनेस फील कर रहा था। तो वो सब जो है अपने कहाँ को, ग्रीक को वापस लौट गए। ठीक है, तो 321 BC में ऑलमोस्ट जब अलेक्जेंडर जो है इंडिया को छोड़ चुका था, उसकी आर्मी भी जो है यहाँ से जा चुकी थी। ए न्यू डायनेस्टी एंड न्यू एम्पायर इमर्ज्ड, जिसको हम क्या बोलते हैं, मौर्य एम्पायर। ठीक है, और किसने फाउंड किया था, ये चंद्रगुप्त मौर्य ने। दीज आर फैक्ट्स टू रिमेम्बर। चंद्रगुप्त मौर्य ने जो है, हु इज द फाउंडर ऑफ मौर्य एम्पायर, चंद्रगुप्त मौर्य। ओके, जिसने कि जो नंद एम्पायर है उसको जो है अपने अंदर अब्जॉर्व कर लिया था पूरा, और इनफैक्ट उससे भी ज्यादा जो है अपना जो एम्पायर था उसको एक्सपेंड किया था उसने। ओके, तो चलो, और चंद्रगुप्त मौर्य ये कैसे मैनेज कर पाया, तो बोलते हैं कि एक कौटिल्य नाम का मेंटर था उसका, जिसकी जो नॉलेज थी वो पॉलिटिक्स को लेके, गवर्नेंस को लेके, इकोनॉमिक्स को लेके जो है बहुत अच्छी थी, और टू क्रिएट एन एम्पायर। एंड इस मेंटोर की ही हेल्प से जो है, कौटिल्य जो मेंटर था उसका नाम है, जो चंद्रगुप्त मौर्य है, वो वन ऑफ द ग्रेटेस्ट जो है, हम उसको मानते हैं ग्रेटेस्ट रूलर ऑफ द हिस्ट्री। ठीक है, तो कौटिल्य कौन था, कौटिल्य को जान लेते हैं हम। बुद्धिस्ट टेक्स्ट के हिसाब से हमें पता लगता है, बुद्धिस्ट टेक्स्ट है ना। वैसे तो हमें कैसे पता लगेगा, उस टाइम के जो 6 ये टेक्स्ट लिखे गए थे ना, यहाँ से तो स्टार्ट हो गए थे, फिर लिखते चले गए थे, है ना। एक चीज जब एस्टेब्लिश हो गई तो उसके बाद तो वो चलती रहती है। तो बुद्धिस्ट टेक्स्ट में जो है लिखा गया है कौटिल्य के बारे में।
तो वो क्या बोलते हैं कि कौटिल्य के दो नाम और थे, चाणक्य और विष्णुगुप्त। ये भी याद रखने योग्य अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और अदरवाइज ऑल्सो। तो कौटिल्य के 3 नाम थे, एक तो कौटिल्य हो गया, एक चाणक्य हो गया, एक विष्णुगुप्त हो गया। तो वो एक टीचर था कहाँ पे, तक्षशिला यूनिवर्सिटी में। तक्षशिला कहाँ पे है ये जम्मू कश्मीर में। कहाँ पे है, जम्मू कश्मीर में है। ओके। और ये वहां पे एक प्रोफेसर थे, मतलब पढ़ाते थे बच्चों को। हिज लीजेंडरी टेल बिगिंस इन द कोर्ट ऑफ धनानंद। धनानंद को आप जानते हो, धनानंद हमने पढ़ा था, नंद डायनेस्टी। नंद डायनेस्टी के बारे में हमने पढ़ा था ना। सबसे पहली डायनेस्टी कौन सी थी, नंदा डायनेस्टी थी, है ना, जिसके बारे में हमने अभी पढ़ा था कि महापद्मन था जिसने, जो कि फाउंडर माना जाता है। और नंद जो है, धनानंद जो है, ये लास्ट रूलर था। क्या था, लास्ट रूलर था। क्यों था लास्ट रूलर, तो इसकी एक स्टोरी सुनाई जाती है। स्टोरी क्या है, स्टोरी है कि टाइम क्या चल रहा था, अलेक्जेंडर यहाँ पे आ गया था। अलेक्जेंडर यहाँ पे आ गया था इंडिया में, ठीक है। धनानंद यहाँ जम्मू एंड कश्मीर में तक्षशिला यूनिवर्सिटी में यहाँ पे वो पढ़ा रहे थे। तो धनानंद जाते हैं कोर्ट में और वो बोलते हैं कि जैसे अभी आप मान लो जम्मू कश्मीर में कोई टीचर पढ़ा रहे हैं, ठीक है, और वो आए, मतलब उस टाइम पे तो यहाँ पे थी, पाटलिपुत्र में थी कैपिटल, आज दिल्ली में है। तो वो टीचर आए और बोले कि हाँ यहाँ पे हमें ऐसे है ना खतरा दिखाई दे रहा बॉर्डर पे, तो आप कुछ तो कीजिए, ठीक है। तो ऐसे उस टाइम पे जो है जो हमारे कौटिल्य हैं वो भी यहाँ पे प्रोफेसर थे, यहाँ पे पढ़ा रहे थे। और यहाँ पे अलेक्जेंडर आ चुका था, यहाँ पे अलेक्जेंडर जो है वो आ चुका था, पोरस के साथ लड़ाई होके, और इसने पोरस को गवर्नर बना दिया। तो ये सारी चीजें वहां पे हो रही थी, ठीक है। तो कौटिल्य जो है यहाँ पे आता है, कोर्ट में आता है, और वो जो है धनानंद से बात करता है, ठीक है। धनानंद से बात करता है और वो धनानंद को बोलता है कि सर ऐसे ऐसे है ना, अलेक्जेंडर नाम का एक इंसान है और वो हमारे बॉर्डर पे आ चुका है, और उसकी जो है इच्छा है कि वो हमारे यहाँ तक आ जाए। ये देखिए, ये अलेक्जेंडर यहाँ तक आ चुका था, ठीक है, और ये यहाँ पे बैठा था, नंदा एम्पायर। तो कौटिल्य के इसको बोलते हैं, और ये भाई साहब अपना खूब मस्ती में बिजी थे, ये है ना, शराब पीना और बाकी सब चीजें, ऐशो आराम, उसमें बिजी थे ये भाई साहब। तो कौटिल्य आते हैं, इनको आगाह करते हैं कि देखो अलेक्जेंडर यहाँ तक पहुंच गया है और वो कभी हारा नहीं है जीवन में। अगर उसने यहाँ की तरफ रुख कर लिया तो हम जो है सब डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। तो आप प्लीज अपने ऐशो आराम छोड़ के और उसको जो है अपने जो शासन है इसको मजबूत करने का ट्राई कीजिए। ये चीजें आप बाद में कर लेना, दुश्मन हमारे दरवाजे पे खड़ा है। तो राजा साहब की जो है ईगो हर्ट होगी। वो बोला अच्छा राजा मैं हूं या तू है, तू तो एक तुच्छ ब्राह्मण, एक टीचर, और मैं राजा हूं, तू आके मेरे को ज्ञान देगा। फिर वो बोलता अपने सिपाहियों को भी बाहर भगाओ इसको, मेरे को बताएगा ये कि मेरे को ऐश करनी है या क्या करना है। तो ये इसको बाहर फिकवा देता है। और उस टाइम पे जो कौटिल्य है उनको बहुत ज्यादा ऐसे इंसल्टेड फील होता है कि एक तो ये नालायक, मतलब इसका जो खुद से जो दायित्व है उसको ये समझ नहीं रहा है, बस भोग विलास में बिजी है। और जब इसको समझाने आया हूं मैं, इसको समझ में ही नहीं आ रही है बात, और ऊपर से मेरे को इंसल्ट कर रहे हैं। तो बोलते हैं कि इसने जो है इसको वचन दिया कि मैं तेरे राज्य का तो विनाश करके रहूंगा। राज्य एज इन इसका साम्राज्य, नॉट द दिस डायनेस्टी, इसका। ये बोल रहा था कि तेरा जो ये नंद शासन है इसको तो मैं खत्म करूंगा, तेरा जो अभिमान है इसको मैं चूर चूर करूंगा, ठीक है। तो ये एक स्टोरी है। उसके बाद जो है ये जाते हैं और उसके बाद ये चंद्रगुप्त मौर्य को लेके आते हैं, चंद्रगुप्त मौर्य को, ठीक है। ये अब हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये स्टोरी बताई जाती है ऐसे। वैसे तो और भी बहुत सारे जो स्टोरीज हैं, लेकिन बहुत सारी स्टोरीज में से ये एक है, ठीक है। तो हाँ ये देखिए, जो कौटिल्य है एडवाइज धनानंद टू चेंज हिज वेज और विटनेस द कोलैप्स ऑफ हिज एम्पायर। ये बोलता है या तो तू अब सुधर जा, हरकतें सुधार ले, नहीं तो पूरा एम्पायर जो है ये खत्म होने के कगार पे है। और धनानंद को आ गया गुस्सा कि राजा मैं हूं और ये मेरे को बताएगा क्या करना है। तो वो जो है कौटिल्य को जो है अपने कोर्ट से बाहर फिकवा देता है, कौटिल्य की इंसल्ट कर देता है।
और उसके बाद कौटिल्य जो है वो वचन देता है कि इस एविल जो नंद रूल है इसको तो मैं खत्म करके ही रहूंगा। उसके बाद जो है द राइज ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य, कौटिल्य के बाद, कौटिल्य के इस वचन के बाद कौटिल्य जो चंद्रगुप्त मौर्य, जो बोला जाता है कि एक बहुत ही गरीब घर से आने वाला था, गडरिया का बच्चा था ये, गडरिया ना जो भेड़ वगैरह चराते हैं, उनका जो है ये बेटा था। तो ये उसको लेके आता है, ये उसको ट्रेनिंग देता है, ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य को। देयर आर बहुत सारी स्टोरीज हैं फिर से इसको लेके, चंद्रगुप्त मौर्य को लेके। तो ओवर थ्रू फिर ये चंद्रगुप्त मौर्य को क्या ट्रेनिंग देता है, उसको सारे गुण सिखाता है, और जो नंदाज जो है, नंदाज को ओवर थ्रू करवा देता है। कहाँ से? तख्तो तराज क्या बोलते हैं उसको, तख्त से, ठीक है, मतलब तख्तो ताज, यानी कि जहाँ वो राजा बना बैठा था उस राजा की चेयर से इसको यहाँ से फिकवा देते हैं, और यहाँ पे आगे कौन बैठते हैं? यहाँ पे बैठते हैं चंद्रगुप्त मौर्य, ठीक है। और पाटलिपुत्र जैसे कि कैपिटल थी, तो अब पाटलिपुत्र पे किसका राज होएगा? चंद्रगुप्त मौर्य का। और जैसा कि आपको पता है कि मगध के पास बहुत सारी एडवांटेज थी, इसीलिए तो वो सबसे पहला एम्पायर बना था ना, मगध एम्पायर बना ही इसीलिए था। अदरवाइज तो 16 और महाजनपद थे वो नहीं बने। मगध ही क्यों बना? क्योंकि उसके पास बहुत सारी एडवांटेजेस थी, जैसे कि ज्योग्राफिकल एडवांटेज थी। इसी चैप्टर में हमने पहले वाले पार्ट में पढ़ा था, है ना, कि भैया हिल्स भी थी वहां पे, रिवर्स भी थी, है ना, इकोनॉमिक सिस्टम बहुत बढ़िया था, ट्रेड कैसे फ्लरिश कर रही थी, ये सब चीजें प्लस में एक मास्टर स्ट्रेटेजिस्ट कौटिल्य के जो है चंद्रगुप्त मौर्य की हेल्प कर रहे थे रूल करने में, है ना। तो इसीलिए बोला जाता है कि और जो चंद्रगुप्त मौर्य है वो इतना ज्यादा एक्सेल कर पाए, क्योंकि उन सब रिसोर्सेज के साथ साथ उनको जो है कौटिल्य मिल गए थे एज ए मेंटोर। और इसी के चलते उन्होंने जो है जो ग्रीक स्ट्रैप्स थे, स्ट्रैप्स क्या पढ़ा था हमने, कौन थे स्ट्रैप्स? स्ट्रैप्स कौन थे? जो ग्रीक जो लोग थे, जो राजे थे, उनके गवर्नर्स जो थे, गवर्नर्स जो ये अपॉइंट करके चले जाते थे उनको क्या बोलते थे? सत्रैप्स, है ना। चलो, तो नॉर्थ वेस्ट में जो है ग्रीक जैसे कि पोरस भी उनमें से एक हो गया था फिर, है ना, पोरस बिन में से एक हो गया, तो उसने भी हाँ भर लिया था कि चलो ठीक है मैं तुम्हें रिवेन्यू दे दूंगा। तो पोरस वगैरह को भी फिर ये जो है हराता है चंद्रगुप्त मौर्य, है ना। आगे आने वाली जो हिस्ट्री की चैप्टर्स हैं या बुक्स हैं, आगे जो स्टैंडर्ड्स की हैं, ये हम 7th क्लास की पढ़ रहे हैं, 8 9 10th आगे आप पढ़ोगे तो और डिटेल में आपको इनके इनके जो बैटल हुआ था इनके बीच उसके बारे में भी हमें जानने को मिलेगा। ओके, तो चंद्रगुप्त मौर्य जो हैं ये जो ग्रीक के गवर्नर्स बैठे हुए थे इनको भी हराते हैं, और अपना जो एम्पायर है उसको एक्सपेंड करते हैं, ठीक है। सिर्फ जो ये कहाँ से लेफ्ट wing by Alexander the Northwestern integrated into one empire that stretched from नदरन प्लेन से लेके और डिकन प्लेटू तक, है ना। ये सारे नदरन प्लेन और ये आपका डिकन प्लेटू, ये सब जो चंद्रगुप्त के अंडर आ गए थे, ठीक है। एक सेकेंड, ये देखिए नंदाज के पास क्या था, नंदाज के पास ये था, ये सारा वो एरिया है जो 16 महाजनपद आज थे, है ना। आपने देखा था यहाँ पे विजय था, मत्स्य था, ये ये सब, ये क्या थे? ये 16 महाजनपद आज थे। इन सब को मिला के एक क्या बन गया था? मगध एम्पायर बना था, नंदाज के अंडर यही था, ठीक है। नंदाज ने इन सब को कंसोलिडेट करके बना लिया था। उसके बाद चंद्रगुप्त मौर्य ने इसको इतना और बढ़ा दिया, कांधार तक ये सारा, ये चंद्रगुप्त मौर्य ने बढ़ा दिया था इतना, ठीक है। इसने यहाँ पे किन से? सत्राप्स से लड़ाई की थी। सत्राप्स कौन थे? गवर्नर्स ऑफ ग्रीक, ठीक है। थे वो यहीं के लोग, लेकिन वो एज ए गवर्नर काम कर रहे थे किसके लिए? ग्रीक के लिए। तो चंद्रगुप्त मौर्य जो है यहाँ पे बैठ के पाटलिपुत्र में, डेरा पाटलिपुत्र, और ये कैपिटल सिटी था बेसिकली, तो वो इनसे भी लड़ाई करता है और ये भी जीत लेता है। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने जो है ये सब भी जीत लिया था। आने वाले टाइम में और आगे भी किए थे उन्होंने युद्ध। चलो,
और इनको हराने के बाद इनफैक्ट इट वाजंट लाइक कि हाँ हम जानी दुश्मन हो गए। इनको हराने के बाद, क्योंकि चंद्रगुप्त मौर्य उनके साथ नहीं, मतलब चंद्रगुप्त मौर्य के साथ कौटिल्य थे, तो वो बहुत ही मतलब दिमागदार इंसान थे, है ना। ही वॉज ए प्रोफेसर। बुक लिखी थी उन्होंने अर्थशास्त्र, तो उनको पता था कि कैसे क्या करना है। तो उन्होंने जो ग्रीक्स थे ना, उनको बिल्कुल ये नहीं किया कि भैया तुम हमारे दुश्मन, हम तुम्हारे दुश्मन। उन्होंने ग्रीक्स के साथ जो है डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप जो है वो बना के रखे थे। ठीक है, मतलब संधि कर ली थी उनसे, अलायंस कर लिया था, डिप्लोमेटिक रिलेशंस थे उनके साथ। और इन्हीं डिप्लोमेटिक रिलेशंस के चलते एक ग्रीक हिस्टोरियन था, डिप्लोमेट भी हम उसको बोल सकते हैं, वो जो है चंद्रगुप्त मौर्य के कोर्ट में आके रहता था। ठीक है, नाम था उसका मेगास्थनीज। क्या नाम था? मेगास्थनीज। और इस मेगास्थनीज ने कोर्ट में रहा था ये, तो इसने एक बुक लिखी थी इंडिया के ऊपर। इंडिया के ऊपर एक बुक लिखी थी और बुक का नाम था इंडिका। क्या नाम था? बुक का नाम था इंडिका। ठीक है, इंडिका नाम की बुक लिखी थी, एंड इट वाज द फर्स्ट एवर सच रिटन अकाउंट। हिस्ट्री में पहली बार ऐसा हुआ था कि किसी ने ऐसे इंडिया के बारे में, इंडिया स्पेशली इंडिया को लेके कुछ तो लिखा था, है ना। मतलब वैसे तो पहले ही बोला जा रहा है कि जैसे जो यूनिवर्सिटीज आपकी हुई थी, अलग अलग जगह से स्कॉलर्स आए थे, लेकिन इतना बिल्कुल ही डेडिकेटेड बुक, एक पूरी बुक ही इंडिया के बारे में, ये फर्स्ट टाइम हुआ था। ठीक है, लेकिन ये बुक जो है अनफॉर्चुनेटली जो है ये लॉस हो गई, मतलब लॉस्ट हो गई। और अभी तो जो कुछ ग्रीक स्कॉलर्स हैं उन्होंने कभी पढ़ी होगी कुछ तो थोड़ा बहुत हमें पता है, बहुत ज्यादा हमें नहीं पता है, क्योंकि ये बुक जो है ये गुम हो चुकी है। ओके, चलो। कौटिल्याज कंसेप्ट ऑफ किंगडम। कौटिल्य जो कि चंद्रगुप्त मौर्य के जो मेंटोर थे, उनके हिसाब से किंगडम क्या होता है, उनका बहुत ही क्लियर विजन था किंगडम को लेके। ठीक है, किंगडम मतलब राज्य कैसा होना चाहिए। उन्होंने बोला कि एस्टेब्लिश्ड होना चाहिए, मैनेज्ड होना चाहिए और कंसोलिडेटेड होना चाहिए। ठीक है, ये तीन वर्ड जो उन्होंने राज्य को, किंगडम को एक्सप्लेन करने के लिए दिए। उसके बाद जो है उनकी एक बुक है अर्थशास्त्र। तो इस पे भी क्वेश्चन बनता है कि अर्थशास्त्र, हिंदी में अर्थशास्त्र नाम की एक बुक है। एक सेकेंड, दिस इज द बुक, ये कौटिल्य ने लिखी थी। ठीक है, चंद्रगुप्त की रेन में ही लगा लो, चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पे जब ये वहां पे थे, तो इन्होंने ये एक किताब लिखी थी। जैसे आजकल भी प्रोफेसर्स जो होते हैं बुक्स लिखते हैं ना, तो इन्होंने भी एक बुक लिख रखी है अर्थशास्त्र। ठीक है, और उस अर्थशास्त्र में जो है, वैसे वो बुक किस किस चीज को लेके है, साइंस ऑफ गवर्नेंस एंड इकोनॉमिक्स। साइंस ऑफ गवर्नेंस एंड इकोनॉमिक्स, बेसिकली वो कि गवर्नेंस और इकोनॉमी, इन सब के प्रिंसिपल्स के बारे में बात करते हैं। ठीक है, गवर्नेंस कैसे होनी चाहिए और आपका इकोनॉमिक सिस्टम कैसा होना चाहिए, तो बेसिकली इस सब के बारे में जो है बात करती है। ही लिस्टेड डायरेक्टिव्स इन मैनी एरियाज। बेसिकली वो इन दो टॉपिक्स पे है अगर आपसे पूछा जाए, लेकिन इसके अलावा भी वो बहुत सारी चीजों के बारे में बात करता है। डिफेंस के बारे में बात करता है। ठीक है, इसके अलावा जो है इकोनॉमिक्स, एडमिनिस्ट्रेशन, जस्टिस, अर्बन प्लानिंग, एग्रीकल्चर, पीपल्स वेलफेयर, इन सब चीजों के बारे में बात करता है वो। ठीक है, जस्टिस के बारे में भी, अर्बन प्लानिंग के बारे में भी, एग्रीकल्चर के बारे में भी, पीपल्स वेलफेयर, लोगों के भले के बारे में, ये सब उसने जो है अपनी किताब में लिखा था। ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट पॉलिटिकल कंसेप्ट। अब जब हम बात कर रहे हैं गवर्नेंस की, गवर्नेंस वाले पोर्शन में उन्होंने एक पॉलिटिकल कंसेप्ट दे रखा है और उसका नाम है सप्तांग। सप्त, सप्त मतलब 7, है ना। और अंग, अंग मतलब क्या होता है, पार्ट, है ना। 7 पार्ट्स, 7 पार्ट्स। तो ये 7 पार्ट कौन कौन से हैं, ये देखो, ये है सप्तांग। तो 7 पार्ट कौन कौन से हैं, पॉलिटिकल कंसेप्ट है ये इनका। तो इसमें सबसे पहले बोलते हैं स्वामी, द किंग। सबसे पहला पार्ट क्या है, किंग, स्वामी। उसके बाद
अमात्य, अमात्य क्या होता है? ए ग्रुप ऑफ काउंसलर्स, मिनिस्टर्स और अदर हाई ऑफिशियल्स जो किंग को क्या करते हैं, किंग के साथ डिस्कशन करते हैं, किंग को एडवाइस देते हैं। ठीक है, ये क्या है? अमात्य। उसके बाद जनपद, जनपद मतलब द टेरिटरी ऑफ द स्टेट अलोंग विद द पॉपुलेशन इनहेबिटिंग इट। जनपद जहां पे लोग रह रहे हैं, टेरिटरी, क्या? टेरिटरी। इसके बाद पहला, दूसरा, तीसरा। अब फोर्थ क्या है? फोर्थ है दुर्ग, दुर्ग, द फोर्टिफाइड टाउन्स एंड सिटी। किले जो होते हैं ना, किले आपने सुने होंगे, बहुत सारे बड़े बड़े किले आपको देखने को मिलते हैं। किलों का नाम आता है तो हम राजस्थान की तरफ मुड़ के देखते हैं ना, बहुत सारे किले हैं वहां पे, हवा महल है, दिस एंड दैट। तो ये बोलते थे कि किले होने चाहिए बड़े बड़े और फोर्टिफाइड होने चाहिए, अच्छी से मतलब सुरक्षा घेरे में होने चाहिए वो किले। ठीक है, फोर्थ चीज बोलते हैं दुर्ग। पांचवी चीज ये बात करते हैं कोश, कोश मतलब टेरिटरी, द वेल्थ ऑफ द किंगडम, खजाना, खजाने के बारे में बात करते हैं ये। ठीक है, खजाना। उसके बाद बात करते हैं ये दंड। अब ये किसके बारे में? जस्टिस के बारे में बात कर रहे हैं। किसके बारे में? जस्टिस, न्याय, न्याय, द फोर्स ऑफ डिफेंस एंड लॉ एंड ऑर्डर, न्याय के बारे में बात करते हैं, है ना। सिक्स्थ, सेवेंथ क्या है? द एलाइज, मित्र के बारे में, कि आपको अपने मित्र भी रखने जरूरी हैं। ठीक है, और मोस्टली जियोपॉलिटिक्स में यही चलता है कि दुश्मन का दुश्मन आपका मित्र हो जाता है। ठीक है, तो आपको देखना होता है कि हु इज एनिमी एंड हु इज योर अलायंस, मोर देन फ्रेंड, मित्र, इट्स एलाइज। ठीक है, क्योंकि जियोपॉलिटिक्स में कोई भी परमानेंट दोस्त या दुश्मन नहीं होता है ना, जैसे डायनामिक होता है ये बहुत, आपकी सिचुएशन चेंज, आपके दोस्त और दुश्मन सब चेंज। ठीक है, तो ये 7 चीजों के बारे में जो है कौटिल्य अपनी अर्थशास्त्र नाम की किताब में बात करते हैं। और ये जो पूरे सप्तांग हैं, 7 अंग, 7 पार्ट्स जो हैं, ये क्या करते हैं? क्रिएट ए सेटल्ड, वेल प्रोटेक्टेड एंड प्रोस्परस किंगडम टू बी मेंटेन्ड बोथ थ्रू वॉरफेयर एंड थ्रू अलायंस। ये बोलते हैं कि एक सेटल्ड, वेल प्रोटेक्टेड और प्रोस्परस किंगडम जो है, 2 चीजों पे जो है डिपेंड करता है, बनता है। किस किस से? वॉरफेयर से और अलायंस। ये 2 चीजें बहुत ही जरूरी हो जाती हैं। ठीक है, दोनों चीजें ही जरूरी हैं, है ना। किससे लड़ाई करनी है, और लड़ाई करनी है तो आप कितने ताकतवर हो, और आपके कौन दोस्त होने चाहिए, किनसे आप दुश्मनी मोल नहीं ले सकते हो, टाइप ऑफ, है ना। चलो, द इम्पोर्टेंस ऑफ लॉ एंड ऑर्डर इन द सोसाइटी, ही एम्फेसाइज्ड, मतलब वो बहुत ज्यादा जोर दे के बोलते हैं किस पे? लॉ एंड ऑर्डर इन सोसाइटी। वो बोलते हैं लॉ एंड ऑर्डर जो है वो मेंटेन्ड होने चाहिए सोसाइटी में। और उन्होंने एक स्ट्रॉन्ग एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में बात की है, कि स्ट्रॉन्ग एडमिनिस्ट्रेशन वही है जिसमें कि लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन होके रहते हैं। ठीक है, उन्होंने बहुत सारे लॉज के बारे में बात की है अपने अर्थशास्त्र नाम की जो किताब है, इसी बुक में जो है वो बहुत सारे लॉज जो हैं, जैसे आज हमारे गवर्नमेंट लॉज बनाते हैं ना, लॉ कौन बनाता है? हम 6 क्लास की बुक में पढ़ चुके हैं ना, पॉलिटी वाले पोर्शन में हमने पढ़ा था 3 पार्ट्स ऑफ गवर्नेंस कौन कौन से थे। ये था हमारा, एक लेजिस्लेटिव था, एक एग्जीक्यूटिव था, एक जुडिशरी थी, है ना। तो लॉ कौन बनाता है? लॉ लॉ हमारी लेजिस्लेटिव बनाते हैं ना अब। तो उस टाइम पे जो ये लॉ ये बनाए जाते हैं, उस टाइम पे इन्हीं टाइप के कुछ लॉज जो हैं किसने, कौटिल्य ने अपनी बुक में लिखे हुए थे। और ये बुक किसके लिए थे? करप्शन और स्पेसिफिक स्पेसिफिक पनिशमेंट भी उन्होंने लिख रखे थे, है ना। पर्टिकुलर जो भी क्या बोलते हैं उसको, अपराध, अपराध के हिसाब से उन्होंने सजा भी बता रखी है अपनी किताब में, कि कौन सी सजा किस अपराध के लिए हो सकती है। ठीक है, जो भी क्राइम है जो वेलबींग ऑफ पीपल के अगेंस्ट जाएंगे, उनके लिए स्पेसिफाइड पनिशमेंट के बारे में भी उन्होंने अपनी किताब में लिख रखा है। ठीक है, तो वो जस्टिस के बारे में भी बोलते थे। तो कौटिल्य बेसिकली ये बोलते हैं कि किंग जो है
उसकी जो पावर है बेसिकली वो लोगों के भले से आती है, उसका काम ही लोगों का भला करना है। और बेसिकली जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज जो लोग करते हैं उन्हीं से तो उसके पास पैसा आता है, और लोगों की ही सेवा करनी चाहिए। राजा का धर्म लोगों की सेवा करना ही है। और कौटिल्य का जो सेंट्रल फिलोसफी ऑफ गवर्नेंस है वो क्या बोलता है, इन द हैप्पीनेस ऑफ हिज सब्जेक्ट्स लाइज द किंग्स हैप्पीनेस। कौटिल्य बोलता है कि राजा की खुशी जो है ना प्रजा की खुशी में होना चाहिए। हैप्पीनेस किसमें, अपने सब्जेक्ट्स। सब्जेक्ट्स मतलब आज हम क्या हैं, इंडियन गवर्नमेंट के सब्जेक्ट है ना, हम पे रूल जो कर रहे हैं हम उनके सब्जेक्ट्स हो जाते हैं, राइट। तो किंग की खुशी जो है वो क्या है, सब्जेक्ट्स अगर खुश हैं तो किंग खुश है ना, लोगों का वेलफेयर ही किंग का वेलफेयर होता है ना। तो बेसिकली इसका मतलब क्या होता है, ए किंग शुड नॉट बी करप्ट, लोगों के भले के बारे में ही उसको जो है सोचना चाहिए। ये कौन बोलते हैं, कौटिल्य बोलते हैं अपने बुक के अंदर, ठीक है। उसके बाद ही शैल नॉट कंसिडर एज गुड ओनली दैट विच प्लीजेज हिम बट ट्रीट एज बेनिफिशियली। तो मतलब उन लोगों का खास ध्यान रखना चाहिए जो दूसरे लोगों के लिए भी जो है काम करते हैं। ओके, चलिए इसके बाद हम पढ़ते हैं द किंग हु चोज पीस। अब एक ऐसे राजा के बारे में हम बात करने वाले हैं जिसने पीस को चूज किया था। मतलब मोस्टली राजाओं का काम क्या होता है, अपना शासनकाल या जो है अपना एरिया एक्सपेंड करना। काम तो नहीं होता लेकिन वो मतलब करते हैं बेसिकली ना। काम तो क्या होता है, अपनी प्रजा को खुश रखना, प्रोस्पेरिटी बढ़ाना, ये सब। तो लेकिन यूजुअली राजा क्या करते थे कि अपना एक्सपैंड भी करते थे, है ना, अपने साम्राज्य को एक्सटेंड करते थे। तो उनमें जो जिसने पीस चूज की उनमें से नाम आता है अशोका का। अशोका को हम इसलिए जानते हैं कि पहले वो बहुत ही रूथलेस किंग हुआ करता था, है ना। ही वॉज वेरी रूथलेस, मतलब बहुत जंगे लड़ी और कोई हारा नहीं, वो कोई भी युद्ध हारा नहीं वो, है ना। तो ऐसे ही अशोका जो है 268 268 से लेके 232 तक जो है उनका साम्राज्य था, ठीक है। और ये कौन थे, ये चंद्रगुप्त के ग्रैंड सन थे। वो वॉज अशोका वॉज द ग्रैंड सन ऑफ चंद्रगुप्त। और बहुत सारे एडमिनिस्ट्रेटिव और रिलीजियस जो अचीवमेंट्स हैं उनके लिए हम इनको क्रेडिट करते हैं। क्या क्या था, अशोका ही वॉज क्वाइट एम्बिशियस, ऑफ कोर्स हर किंग था, मतलब मोस्टली किंग थे। कुछ जो नालायक निकल आते थे, धनानंद जैसे, जो कि अपने भोग विलास में लिप्त हो जाते थे, उनको छोड़ के मोस्टली जो किंग होते हैं वो एम्बिशियस ही होते थे उस टाइम पे, ठीक है। और वो एक्सपैंड करते थे। वैसे तो उन्होंने इनहेरिट किया था एक बहुत बड़ा एम्पायर, है ना, क्योंकि चंद्रगुप्त मौर्य भी जो है अच्छा खासा एम्पायर जो उनको दे के गए थे। लेकिन ही बीइंग एम्बिशियस उन्होंने भी जो है एक्सपैंड किया ऑलमोस्ट द एंटायरली द इंडियन सब कॉन्टिनेंट एक्सेप्ट फॉर द सदर्न मोस्ट रीजन। तो अगर हम इनके बारे में बात करें तो ये देखिए, ये चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पे था और ये था अशोका के टाइम पे। अशोका के टाइम पे चंद्रगुप्त मौर्य ने उनको इतना दिया था, ठीक है, और उन्होंने यहाँ तक ले लिया। सिर्फ जो ये नीचे वाला पोर्शन है इसको वो जो है नहीं लिया था, ये सारा उन्होंने जो है एक्सपैंड कर लिया था। इतना उनका साम्राज्य हो गया था, एम्पायर, है ना। चले, तो जो आज का बांग्लादेश है, पाकिस्तान है और अफगानिस्तान है, ये सब जो है मौर्य एम्पायर के अंडर आ गया था। मौर्य आप समझ रहे हैं ना, मौर्य एक डायनेस्टी है। मौर्य क्या है, डायनेस्टी है, कुनबा है, क्या है, डायनेस्टी है मौर्य, है ना, मतलब इनका सरनेम है ना। और ये है रूलर, ये पहले हैं चंद्रगुप्त, ठीक है, दूसरे नंबर पे फिर इनका बेटे आए, तीसरे नंबर के थे अशोका। ओके, तो अशोका मौर्य, ये भी कौन है, ये भी मौर्य डायनेस्टी से ही है, ठीक है, समझ आया आपको। तो अशोका के बारे में बात कर रहे हैं हम, जो कि मौर्य डायनेस्टी के तीसरे रूलर थे, ठीक है। चलो, और लेकिन क्या हुआ था कि इन्होंने एक
एक हमें कैसे एक वॉर लड़ा था इन्होंने, कलिंगा, जो आज का उड़ीसा है वहां पे। और इस वॉर के बारे में हमें कैसे पता लगा, क्योंकि उन्होंने एक एडिक्ट्स पे लिख रखा है, एक पत्थर पे ये लिख के गए हुए हैं, ठीक है, लिखवा रखा है इन्होंने। तो ये बोलते हैं कि वहां पे एक ही वेस्ट वेरी फिरोसियस वॉर वहां पे, एंड उन्होंने वहां पे इनॉर्मस अमाउंट ऑफ डेथ एंड डिस्ट्रक्शन देखी उस बैटल फील्ड में। और ये सब इतना खून खराबा देखने के बाद जो है अशोका का क्या है, हृदय परिवर्तन हो जाता है, एंड ही चोज टू गिव अप वायलेंस। वो बोलते हैं कि इसके बाद, इतना खून खराबा देखने के बाद, बोला जाता है कि कलिंगा का जो वॉर हुआ था, कलिंगा के वॉर में जो है मैन तो सारे जो है वो वीरगति को प्राप्त हो गए थे। उसके बाद जो विमेन थी वहां पे, उन्होंने तलवारें उठा ली थी, औरतें और बच्चों ने जो है वो मतलब ये हार नहीं मानी इन्होंने। इन्होंने तलवारें उठा ली अपने बच्चों को बचाने के लिए, क्योंकि आदमी सारे खत्म हो चुके थे। और ये एक सीन देख के जो है अशोका को बहुत अजीब फील हुआ, बहुत बेकार फील हुआ। और इसके बाद जो है उन्होंने डिसाइड किया कि मैं अब वॉयलेंस को जो है त्याग दूंगा। और इसके बाद बोला जाता है कि इन्होंने जो है पीस का पाथ जो वो अपना लिया था, नॉन वायलेंस का पाथ जो है, जो बेसिकली बुद्धा ने जो है सिखाई थी, ये शिक्षाएं दी थी, ठीक है। तो रोक एडिक्ट की अगर हम बात करें तो ये देखिए, ये आपका कलिंगा था, यहाँ पे कलिंगा, ये आपका उड़ीसा है ना, कोरोमंडल कोस्ट है ये। तो ये उड़ीसा है, ये आपका आज का उड़ीसा है यहाँ पे। और ये रॉक एडिक्ट है, ऐसे पत्थरों पे जो है लिखवाया गया था, पत्थरों पे, पिलर्स पे, है ना। तो क्वेश्चन बनता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में कि कौन से पत्थर पे, कौन से रॉक एडिक्ट जो हैं, मेजर और माइनर अलग अलग है। बड़े बड़े पत्थरों पे लिखवा रखा है, उनको हम बोल देते हैं मेजर रॉक एडिक्ट्स, और जो छोटे पत्थरों पे हैं वो माइनर रॉक एडिक्ट हो जाते हैं, ठीक है। तो जो कलिंगा वॉर के बारे में जो जिक्र किया गया है वो 13th रॉक एडिक्ट पे जो है वो जिक्र किया गया है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन बनता है वैसे मोस्टली कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में कि कौन से रॉक एडिक्ट पे कलिंगा वॉर के बारे में पूछा गया है या बताया गया है। तो इट वाज 13th मेजर रॉक एडिक्ट। चलें, इसके बाद अशोका ने जो है खुद तो बौद्ध धर्म अपनाया ही, उसके बाद जो उसने बहुत सारी एमिसरीज जो हैं वो भेजे, कहाँ कहाँ पे, श्रीलंका पे, थाईलैंड में, सेंट्रल एशिया में, बियॉन्ड टू स्प्रेड द मैसेज ऑफ बुद्धा फार एंड वाइड। ये क्या था कि डिप्लोमेटिक नेचर का कोई एक मिशन, स्पेशली एमिसरी क्या होता है कि किसी को भेजा जाए एक स्पेशल मिशन पे, जो कि एक डिप्लोमेटिक नेचर का जो है वो मिशन हो, है ना। तो बोला जाता है इन्होंने अपनी अपने सन और डॉटर को ही भेजा था, कहाँ पे, श्रीलंका में। अलग अलग जगह है, अपने गवर्नर्स को और बाकी जो भी ऑफिशियल्स थे उनको भेजा, और अपनी सन एंड डॉटर को जो इन्होंने कहाँ पे भेजा था, श्रीलंका में भेजा था। इसके बारे में भी हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। अशोका के बारे में बोला जाता है, हिस्टोरियंस जो होते हैं ना, हिस्टोरियंस क्या बोलते हैं कि अशोका एक ग्रेट कम्युनिकेटर था, मतलब उसको बात करने की कला थी। और उसने बहुत सारे जो हैं अलग अलग पार्ट्स में जो हैं एडिक्ट्स जो हैं एनग्रेव्ड करवाए उसने, रॉक्स पे, पिलर्स पे। और उसने अपने मैसेज जो हैं वो लिखवाए जनता के नाम। जैसे आज हमारा क्या है, मन की बात आता है, मन की बात आता है ना, तो ऐसे ही अशोका के मन की बात उस टाइम पे टीवी पे नहीं चलती थी, किस पे चलती थी, जो बड़े बड़े पत्थर होते हैं, शिलालेख, हाँ शिलालेख होता है ये, शिला लेख, शिला मतलब पत्थर, लेख मतलब लिखा हुआ उस पे, है ना। तो ये बड़े बड़े शिलालेख जो हैं उन पे अपनी बात लिखवा के, और बड़े बड़े पिलर्स भी, है ना, इन पे अपनी बातें लिखवा के, और जो है ये अलग अलग जगहों पे गड़वा देते थे। तो अशोका अपने मन की बात जो है ऐसे करते थे, ठीक है। और वो लोगों को बोलता था कि भैया जो धर्म है, धर्म को फॉलो करो। उसके मैसेजेस जो होते थे बेसिकली धर्म को फॉलो करने के लिए होते थे। और ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट टू रिमेम्बर है कि ये जो एडिक्ट्स पे जो ये लिखा हुआ था, कौन सी लैंग्वेज थी ये, तो लैंग्वेज थी प्राकृत। क्या, प्राकृत लैंग्वेज थी, क्योंकि उस टाइम पे मौर्यन टाइम जब चल रहा था, मौर्यन डायनेस्टी जब यहाँ पे राज कर रही थी, तो उस टाइम पे जो
कॉमन मैन थे, कॉमन मैन, आम आदमी, मैंगो मैन। इनकी लैंग्वेज जो है क्या थी? इनकी लैंग्वेज थी प्राकृत। क्या थी? प्राकृत लैंग्वेज। जैसे अभी हम हिंदी बोल रहे हैं ना, तो उस टाइम पे प्राकृत लैंग्वेज जो है वो बोलते थे। ओके, और प्राकृत लैंग्वेज की ब्राह्मी स्क्रिप्ट, ये भी एक क्वेश्चन अलग से बनता है। पहली चीज की कौन सी लैंग्वेज का यूज किया गया? प्राकृत लैंग्वेज का। कौन सी स्क्रिप्ट में? ब्राह्मी स्क्रिप्ट। ठीक है, और ब्राह्मी इज द मदर ऑफ ऑल रीजनल स्क्रिप्ट्स इन इंडिया, ये हम मानते हैं। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए कि जितनी भी रीजनल स्क्रिप्ट्स हैं उनका जो है मदर कौन है, तो ब्राह्मी स्क्रिप्ट है। ठीक है, जैसे आज हम क्या यूज करते हैं, लैंग्वेज हमारी क्या है? लैंग्वेज हमारी हिंदी है। लेकिन हिंदी ये मैंने कौन सी स्क्रिप्ट में लिखा है? हिंदी जो मैंने ये लिखा है ना, ये मैंने रोमन स्क्रिप्ट यूज की है। ठीक है, और वैसे हमारी हिंदी, ये जो मैंने लिखा हिंदी, ये क्या है? ये आपकी देवनागरी, देवनागरी स्क्रिप्ट है। ठीक है, आप जो जब लाइव सेशन हम करते हैं, लाइव सेशन में आप लिख रहे होते हो, बात आप किस में लिखते हो? बात आप लिखते हो हिंदी में, हिंदी भाषा बोल रहे होते हो आप। लेकिन आप जो स्क्रिप्ट यूज करते हो वो कौन सी होती है? वो आप रोमन स्क्रिप्ट यूज करते हो, है ना। हिंदी की भाषा अंग्रेजी में लिख के भेज रहे होते हो आप। ओके, तो ये फर्क होता है। लैंग्वेज क्या होती है? लैंग्वेज होती है जो हम बोलते हैं, है ना। स्क्रिप्ट क्या होती है? स्क्रिप्ट होती है जो आप लिखते हो, लिखने के लिए जो यूज करते हो। ओके, चलो, तो ये जो है बड़े बड़े जो अलग अलग जगह पे इन्होंने रॉक एडिक्ट्स बनवाए थे या फिर पिलर्स थे, तो ये आप याद कर लेना, ये भी जरूरी है। ये मैप बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये लोकेशंस जो हैं आपसे, इफ़ यू आर अपियरिंग फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, तो ये थोड़ा सा याद कर लेना, आपसे जगह के बारे में पूछ लिया जाएगा। ठीक है, कि कौन सा रॉक एडिक्ट कहाँ पे है। ओके, और ये देखें, बैरत के बारे में बहुत बार पूछ रखा है। ये बराबर हिल जो है, इनके बारे में पूछ रखा है। ये पूछा जाता है कि यहाँ पे जो है जैन या फिर बुद्धिस्ट, मतलब केव है यहाँ पे, है ना, बेसिकली केव है यहाँ पे। आर्ट एंड कल्चर करेंगे ना हम, उस टाइम पे हम देखेंगे। आर्ट एंड कल्चर की एक बुक है 11th क्लास की, जब हम वो करेंगे ना तो ये हम डिटेल में देखेंगे। लुम्बिनी है, लुम्बिनी में क्या है देखो, यहाँ से ये मेजर रॉक एडिक्ट्स कौन से हैं? जो रेड डॉट्स हैं, तो धौली जो हो गया आपका, ये मेजर रॉक एडिक्ट्स है। कलसी हो गया, मानशेरा हो गया, कंधार में भी है और गिरनार में भी है। ठीक है, ये बेसिकली अशोका जो है, अशोका जो है किसका प्रचार प्रसार कर रहे थे? बुद्ध धर्म का, है ना, बुद्ध धर्म का। तो आपने देखा होगा कि अफगान में भी अभी, अभी तो नहीं, हो गए 2-3 साल, यहाँ पे भी हमें बुद्धा के स्टैचू मिलते हैं। बुद्धा के अलग अलग जो है, कभी बैठी हुई पोजीशन में, कभी लेटी हुई पोजीशन में, हमें स्टैचूज मिलते हैं ना। जब आर्ट एंड कल्चर करेंगे तो डिटेल में पढ़ेंगे हम, है ना। अभी के लिए तो आप यही याद रखें कि मेजर रॉक एडिक्ट्स कहाँ कहाँ पे हैं, माइनर कहाँ कहाँ पे हैं, पिलर एडिक्ट्स कहाँ कहाँ पे हैं, है ना। ये सारनाथ का है, ये मेरठ का है। पिलर एडिक्ट हमारा एक टोपरा हरियाणा में होता था, है ना। फिर फिरोज ने जो है उसको कहाँ, दिल्ली में मंगवा लिया था। ठीक है, चलो, और ये जो ये रॉक एडिक्ट जो ये लिखता था ना, लिखवाता था, इसमें ये अपने आप को देवनम पिया, पियादासी, इन नामों से अशोका जो है अपने नाम के साथ क्या लिखवाता था कि मैं देवनम पिया, पियादासी, आपका राजा, है ना। तो इनका क्या मतलब था? देवनम पिया मतलब बिलव्ड ऑफ गॉड, कि भगवान का प्रिय, भगवान का प्रिय। और पियादासी, पियादासी मतलब हु रिगार्ड्स अदर्स विद काइंडनेस, कि मैं तो बहुत ही काइंड हूँ, है ना। तो ये सारी चीजें जो है, इनफैक्ट इस पे यूपीएससी में भी क्वेश्चन आया था कि पियादासी और देवनम पिया जो है कौन से रॉक एडिक्ट पे, कहाँ पे है वो, जहाँ पे अशोका ने जो है इन नामों का यूज किया गया है। और एक क्वेश्चन बनता है कि इन नामों का यूज जो है कौन से किंग ने अपने लिए करवाया है। ठीक है, जो, तो वो क्या करते थे? ही वॉज इंटरेस्टेड इन डिपिक्टिंग हिमसेल्फ एज ए बेनेवलेंट एंड
कंपैशनेट रूलर, कि भैया आई एम वेरी गुड। ओके, तो ऑल्दो सम सदर्न किंगडम्स वर नॉट पार्ट ऑफ मौर्यन किंगडम, जैसे कि जब उनकी जो अंतरात्मा जागृत हो गई थी कलिंगा के बाद, तो क्या हुआ था, उन्होंने जो है जैसे मौर्यन एम्पायर तो कहाँ तक था, यहाँ तक था। इफ वी आर टॉकिंग अबाउट दिस इज इंडिया, तो यहाँ पे तो इनका साम्राज्य था नहीं, है ना। लेकिन यहाँ पे भी जो है वो यहाँ के वेलबींग को भी सपोर्ट करते थे, वो मेडिकल केयर देते थे लोगों के लिए, एनिमल्स के लिए भी जो है वो कुछ तो करने का ट्राई करते थे, है ना, उनके वेलफेयर के लिए। और वो जो है लोगों को जो मना करते थे कि कोई भी जानवरों को मारेगा नहीं, कोई भी उनके साथ क्रुएल्टी नहीं करेगा, हंटिंग नहीं करेगा एनिमल्स की, ठीक है। और अगर कोई पीड़ित है कोई पशु, तो उसकी मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए भी वो बोलते थे कि बहुत जरूरी है, तुम उनको ऐसे मत छोड़ दो रोड पे पड़े हुए, है ना। हमारा दिल्ली सुप्रीम कोर्ट क्या बोल रहा है आज के टाइम पे, कि भैया जो ये स्ट्रे डॉग्स हैं ये नहीं होने चाहिए, है ना। आप इनको जो क्या बोलते हैं, गेटेड कम्युनिटीज का कंसेप्ट सुना आपने, गेटेड कम्युनिटीज, सो कॉल्ड हाई सोसाइटी पीपल। तो वो क्या, उनको उनका मानना क्या है कि हमारी सोसाइटी में जो है ये स्ट्रे डॉग नहीं आनी चाहिए, हमें कोई इनको यहाँ पे खाना नहीं डालेगा, ठीक है। तो इस टाइप से उन लोगों की धारणा होती है, क्यों, क्योंकि उनको खतरा होता है कि ये पागल कुत्ते होते हैं और ये किसी भी टाइम काट सकते हैं। ओके, तो फिर हमारी गवर्नमेंट, इनफैक्ट हमारे कोर्ट्स को भी जो है इस टाइप की चीज़ों में इन्वॉल्व करना पड़ता है और जजमेंट्स पास करने पड़ती हैं, ठीक है। और अशोका जो है उस टाइम पे बोलते थे कि उनको हंटिंग मत करो, कोई क्रुएल्टी मत करो उनके साथ, ठीक है। अशोका वॉज एन अर्ली कंट्रीब्यूटर टू नेचर कंजर्वेशन एंड वाइल्ड लाइफ प्रिजर्वेशन। और अगर हम ऐसे देख के चलें, जो आज हम अपना क्या बना रहे हैं, हमारे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो हम बना रहे हैं आज, है ना, पशुओं को, पेड़ पौधों को, फ्लोरा एंड फोना को जो है सेफ गार्ड करने के लिए, आज हम रामसर साइट्स के बारे में सुना होगा तुमने, है ना। और वाइल्ड लाइफ टाइगर प्रोजेक्ट हम चला रहे हैं, बहुत सारी चीजें अलग अलग, एलिफेंट प्रोजेक्ट हमारा चल रहा है। तो ये जो चीजें हम आज कर रहे हैं, तो बोला जाता है कि जो अशोका है ये उस टाइम पे, यानी कि ही वॉज एन अर्ली कंट्रीब्यूटर टू नेचर कंजर्वेशन एंड वाइल्ड लाइफ प्रिजर्वेशन। तो ये उस टाइम पे जो है ये सारी चीजें कर रहे थे। और उसने बोला कि वो कैसे बोल रहे, वो अभी तो बोल नहीं रहे, उन्होंने अपने जो ये एडिक्ट्स बनवा रखे हैं, बड़े बड़े पत्थर बनवा रखे हैं, इन पे लिखवा रखा उन्होंने, है ना। जैसे आज क्या होता है, आप एक मंदिर में जाओगे, एक टेम्पल में, एक गुरुद्वारे में आप जाओगे, एक चर्च में जाओगे, कहीं पे भी आप जाओगे, तो वहां पे अगर किसी ने बेंच भी डलवा रखा है ना एक, तो उस बेंच पे ऐसे लिखा होता है पत्थर पे, या फिर कोई मूर्ति किसी ने लगवा रखी है तो वहां पे नीचे लिखा मिलेगा कि दिस फलाना इंसान हैज गिफ्टेड और गिवन दिस मूर्ति टू दिस टेम्पल और दिस बेंच टू दिस टेम्पल, है ना। तो वो वहां पे रहेगा हमेशा के लिए कि अच्छा ये मूर्ति उसने, जैसे अभी कोई भी अगर धर्मशाला बनवा देते हैं तो पॉलिटिशियन जो है वहां पे पहुंचते हैं, है ना, और वो लिखवा देते हैं कि फलाने पॉलिटिशियन ने जो है यहाँ पे कंट्रीब्यूशन दिया है। तो ऐसे ही अशोका ने भी ताउम्र क्या, सदियों सदियों तक जिंदा रहने के लिए ऐसे रॉक एडिक्ट्स बनवा रखे हैं और वहां पे अपने बारे में बता रखा है। तो वहां पे वो बोलते हैं कि भैया मैंने तो रेस्ट हाउस भी बनवाए हैं, मैंने तो जो है रेगुलर इंटरवल्स पे कुएं भी बनवाए हैं, मैंने तो जो मतलब मेन रोड जो होते हैं उसके एम्पायर की तरफ जाने वाले, उन पे उन्होंने जो है फ्रूट्स के पेड़ लगवाए हैं, शेड ट्रीज लगवाए हैं, ताकि जो है लोग छांव में रहें, ज्यादा धूप लगे तो जो है रोड के दोनों तरफ जो है फल फूल के जो पेड़ हैं, फलों से भूख मिटाए और पेड़ों के नीचे बैठ के छाया का आनंद लें, ठीक है। He also claimed to encourage all the sects, the different school of thoughts present in his time. वो बोलता है कि भैया इट्स नॉट जस्ट कि मैं जो है बुद्धिज्म का गुणगान कर रहा हूँ, मैं मेरा तो एटीट्यूड बहुत ही टॉलरेंट है, और मैं जो है सभी सेक्ट्स, उस टाइम पे और कौन सा सेक्ट था बताएं आप, अभी मैंने बात की थी आपसे, है ना। और ये आप मेरे को बताएंगे कमेंट सेक्शन में कि बुद्धिज्म के अलावा और कौन से सेक्ट्स थे जिनके लिए ये क्लेम कर रहे हैं कि मैं जो है बाकी जो सेक्ट है उनकी भी जो है रिस्पेक्ट करता हूँ।
ठीक है।